Morning to all of you. Today we will see our next practical, that is experiment number 28, to prepare, evaluate and submit 25 ml of calamine lotion IP. So today we will see how to prepare a calamine lotion. So first of all, before starting our experiment, we'll have to see the introduction of lotions. What is lotions? What is the preparation of lotions? How we label if we prepare a lotion, and the main ingredient of lotion. So in that, lotions are liquid or semi-liquid preparation intended for application to the skin. So lotions are a liquid और सेमी लिक्विड. सोल्यूशंस क्या होते हैं कि एक लिक्विड और एक सेमी या फिर सेमी लिक्विड प्रिपरेशन होती है जो कि हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं. सो लोशंस कैन बी सस्पेंशन, इमल्शन और सोल्यूशन. तो जो लोशन है वो सस्पेंशन भी हो सकता है, इमल्शन भी हो सकता है और सॉल्यूशन भी हो सकता है. इन द केस ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन इट इज़ अ सॉल्यूशन, and in the case of semi solid it is a suspension or emulsion. So on the application to the skin, the water vapor leaving residue of the medicament on the skin surface. तो जो लोशन है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको जब हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद जो वाटर वेपर है वो इवोपरेट हो जाते हैं और जो मेडिकामेंट है वो हमारे सरफेस के ऊपर अवेलेबल होता है. इस तरह का जो होता है प्रिपरेशन उसको हम क्या बोलते हैं? लोशंस. सो द इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग एंड देयरफॉर लोशन कैन बी अप्लाइड टू एक्यूटली इन्फ्लेम्ड एरियाज. तो जो लोशन होता है उसमें क्या होता है कि ड्यू टू इवापोरेशन, अगर वहाँ पर इवापोरेशन होता है अगर तो वहाँ पर हमको कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है. देखा आपने कभी, आपने कोई लोशन, बॉडी लोशन या कोई और लोशन आपने अगर बॉडी पर लगाया आपकी, तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है वहाँ पर. तो इसका मतलब क्या कि वो लोशन है. और जो लोशन होता है उसको आपको रब करने की या फिर मसाज करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ उसको अप्लाई करना होता है. और वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट किस वजह से देखने को मिलता है हमको? और ये जो कूलिंग इफेक्ट है ये हमको आने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें अल्कोहल का भी यूज़ करते हैं. जैसे कि आप अभी सैनिटाइज़र यूज़ करते हो तो आपको पता है कि आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हो तो आपको हाथों के ऊपर एक हैंड्स पर कूलिंग इफेक्ट मिलता है वहाँ पर, है ना. तो इसी तरह से अल्कोहल का यूज़ हम क्यों करते हैं उसमें, ताकि वहाँ पर हमको कूलिंग इफेक्ट मिल सके. सो here the evaporation causes cooling and therefore lotions can be applied to the acutely inflamed areas. अब acutely inflamed area मतलब क्या कि ऐसे एरिया जहाँ पर आपका इन्फ्लामेशन हो रहा है या बर्निंग के टाइम पर भी कुछ लोशंस होते हैं जो आपको लगाने होते हैं जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट की वजह से हमको क्या मिलता है, वहाँ पर रिलीफ मिलता है. सो द कूलिंग इफेक्ट में भी इन्हांस बाय द इंक्लूजन ऑफ अल्कोहल. यानी कि जो कूलिंग इफेक्ट है अगर वो हमको बढ़ाना है तो उसमें अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट है अल्कोहल का, जो कूलिंग इफेक्ट है वो हमको वहाँ पर मिलता है. सो इवन दो लोशंस यूजुअली आर अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शंस. यानी कि फ्रिक्शंस मीन्स व्हाट, हमको उसकी मालिश करना नहीं होती, हमको उसको मसाज करना नहीं होता, हमको सिर्फ उसको लगाकर अप्लाई करके छोड़ देना होता है. The insoluble matter should be divided very finely. Variety of ingredient. The insoluble matter should be divided very finely. तो जो insoluble matter होते हैं वो very finely divide होते हैं लोशन के अंदर. So variety of ingredient is added in the preparation to produce better dispensation or to improve the cooling. यानी कि लोशन का देखो मैकेनिज़्म कैसा होता है कि लोशन एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जिसको आप जैसे अप्लाई करते हो स्किन के ऊपर तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट मिलता है. जो अल्कोहल है वो इवापोरेट होता है, इसकी वजह से हमको कूलिंग इफेक्ट मिलता है. और जो वहाँ पर रह जाता है वो होती है मेडिकेशन. और वो जो मेडिकेशन होती है वो फिर हमारी स्किन की लेयर से अंदर डिस्पर्स होकर एक पर्टिकुलर एक्शन प्रोड्यूस करती है. तो इस तरह का जो लोशन है वो इस तरह से एक्ट करता है. सो अगर हम किस लोशन को बना रहे हैं तो हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम उसकी इम्प्रूव, यानी क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी, हम इसका कूलिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं प्रिपरेशन का, और उसका डिस्पर्शन मीन्स व्हाट कि जो ड्रग वहाँ पे है, जो मेडिकामेंट है वहाँ पे वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे जाए. तो ये दो चीज़ों पर हमको फोकस करना होता है. सो जो मेन इंग्रेडिएंट हम उसमें ऐड करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, स्टेबलाइजर्स, थिकनिंग एजेंट. नेक्स्ट इज लेबलिंग. अब हमको अगर लेबलिंग करना है लोशंस की तो कैसे करेंगे हम? द नेम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मीन्स
कि हमने कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया है, वो हमको ऐड करना है। नेक्स्ट इज़ फॉर क्यूटेनियस एप्लीकेशंस दैट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाई टू द अनब्रोकन स्किन विदाउट फ्रिक्शन। मतलब कि क्यूटेनियस मीन्स व्हाट, कि ऐसी जगह जहाँ पर हमको किसी कोई वुंड है या कोई ज़ख्म लगा हुआ है या कोई इंजरी है हमको, तो इस एरिया पर हम उसको अगर लगाते हैं तो हमको वहाँ पर फ्रिक्शन यानी कि उसकी मालिश नहीं करनी, सिर्फ हमको वहाँ पर उसको इस तरह से लगा देना है। उसके बाद में यू हैव टू लेबल लाइक फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, शेक वेल बिफोर यूज, एन एक्सपायरी डेट, स्टोरेज कंडीशन एंड कंटेनर्स, वाइड माउथ कंटेनर, स्क्रू कैप, फ्लोटेड जार, colored or colorless according to the preparation. So according to our preparation we have to choose the container from the following types. Evaluation parameter. अब आपने एक लोशन बनाया तो उसको evaluate कैसे करोगे आप? अपीरियंस, उसके अपीरियंस की बेसिस पे, उसके कलर की बेसिस पे, उसके होमोजिनिटी की बेसिस पे, ऑर्डर, पीएच, रिसस्पेंडिबिलिटी की बेसिस पे, कंसिस्टेंसी की बेसिस पे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे आप इसको evaluate कर सकते हो। तो here we will start our experiment, that is to prepare, evaluate and submit 25 ml of calamine lotion. तो जो कंसेप्ट में यहाँ पे क्लियर होंगे वो कौन से? So these are the substance that prevent the UV rays to react the skin either by absorbing or by reflecting it. मतलब क्या कि देखो यहाँ पे जो कैलामाइन लोशन उन्होंने हमको बनाने के लिए दिया है तो उसका यूजेस उन्होंने बताया है कि कैलामाइन लोशन हम कहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम UV रे से प्रोटेक्टेड हो सके। आपने सनस्क्रीन के नाम सुने? सनस्क्रीन, बॉडी लोशन, इसलिए ताकि जो यूवी की जो रेज होती है वो हमारी बॉडी को हार्म ना करे, इसलिए हम जो लोशन लगाते हैं उसको जो चीज़ से बना होता है उसको बोलते हैं कैलामाइन लोशन। तो आज टुडे वी हैव टू प्रिपेयर 25 ml ऑफ कैलामाइन लोशन। सो इफ़ वी सी आवर फॉर्मुलेशन टेबल, इन दैट वी हैव टू यूज इंग्रेडिएंट लाइक कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइट, सोडियम साइट्रेट, लिक्विफाइड फिनॉल, ग्लिसरीन, प्योर वाटर, फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड, सफिशिएंट टू प्रोड्यूस। तो इतने हमारे इंग्रेडिएंट हैं, यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है। आपको पहले क्या करना है, फिर एज़ यूजुअल आपको पहले फैक्टर निकालना है। आपको फैक्टर कैलकुलेट करके आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद में आपको क्वांटिटी टेकन निकालनी है। फिर जो क्वांटिटी टेकन है किसके हिसाब से? 25 ml के हिसाब से। यहाँ पर जो उन्होंने दिया है वो जो क्वान्टिटी है वो कितने ml के हिसाब से है? 1000 ml के हिसाब से। लेकिन हमको कितना बनाना है? 25 ml। सो दिस इंग्रेडिएंट इफ़ यू हैव टू प्रिपेयर 25 ml ऑफ लोशन, सो कितनी इंग्रेडिएंट हमको लगने वाले हैं, तो ये हम फैक्टर कैलकुलेट करके इसको हम कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर जो एक एक इंग्रेडिएंट है उसका यूज़ क्या है वो हम देखेंगे। तो स्टेप वाइज प्रोसीजर में उन्होंने बताया सबसे पहले कि ग्लिसरीन इज एडेड टू प्रमोट एडहेरियंस टू द रेसिडुअल पाउडर लेफ्ट आफ्टर इवापोरेशन ऑफ द व्हीकल ऑन द स्क्रीन सरफेस। यानी कि देखो उन्होंने अभी वो यूजेस में देख रहे हैं हम इसके, तो सबसे पहले हम किसका यूज़ देख रहे हैं? ग्लिसरीन का। तो ग्लिसरीन क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? तो ग्लिसरीन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हमारी प्रिपरेशन है वो अप्लाई करने के बाद में जब अल्कोहल इवापोरेट हो जाएगा तो जो हमारा ड्रग है वो वहाँ पर बना रहे, इसलिए हम उसमें प्रिपरेशन में क्या करेंगे, उसको स्टेबल रहे ड्रग वहाँ पर, इसलिए हम हमारी प्रिपरेशन में ग्लिसरीन को ऐड कर रहे हैं। फिर सस्पेंडिंग एजेंट सच एज बेंटोनाइट और सोडियम कार्बोक्सिल मिथिल सोल्यूलोज इज एडेड टू असिस्टेंट द डिस्पर्शन ऑफ इनसॉल्युबल पाउडर इन द सॉल्यूशन। तो जो सस्पेंडिंग एजेंट लाइक बेंटोनाइट, सो बेंटोनाइट एंड सोडियम कार्बोक्सी मिथिल सेल्यूलोज, तो ये जो सोडियम कार्बोक्सी मिथिल सेल्यूलोज या बेंटोनाइट अगर आप यूज़ करें तो ये यूज़ एज अ सस्पेंडिंग एजेंट। सो सस्पेंडिंग एजेंट मीन्स व्हाट, कि भाई अगर एक पाउडर की लेयर को हमको सस्पेंड करना है, वो डिज़ोल्व नहीं हो रही है लेकिन इसको हमको डिज़ोल्व करना है पाउडर की लेयर को, और उस पाउडर को वेरी फाइनली इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम एक डिस्पर्शन फेज के अंदर या फिर हमको उसको सोल्यूबलाइज करना है उस पाउडर को, तो हम एक सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सस्पेंडिंग एजेंट लिया है वो है बेंटोनाइट। सो कैलामाइन एंड जिंक ऑक्साइड आर यूज्ड एज प्रोटेक्टेंट। सो कैलामाइन और जिंक ऑक्साइड क्या यहाँ पे हमारे मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि हम एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट यूज़ करने वाले हैं यूवी रेज से। सो लिक्विड फिनॉल इज़ यूज्ड एज माइल्ड एनाल्जेसिक एंड सूथनिंग एजेंट। तो जो लिक्विड फिनॉल है वो यहाँ पर हम एज अ एनाल्जेसिक यूज़ करने वाले हैं, और जो प्रिपरेशन है वो सूथनिंग। आपने देखा लोशन को कि वो एकदम स्मूथ होता है ना, तो सूथनिंग इफेक्ट लाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लिक्विड फिनॉल। सो लिक्विड फिनॉल जो हम यूज़ करेंगे वो एज अ सूथनिंग एजेंट और एज एन एनाल्जेसिक हम उसको
यूज़ करेंगे। और रोज़ वाटर इज़ यूज्ड एज अ सूटेबल व्हीकल एंड परफ्यूम फॉर लोशन। तो रोज़ वाटर क्यों यूज़ करेंगे हम, ताकि वो एज अ व्हीकल और जो है वो एज अ परफ्यूम फॉर लोशन हम उसको यूज़ करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन इन्फ्लेम और सेंसिटिव एरिया ऑफ स्किन। तो जो इन्फ्लेम और सेंसिटिव एरिया है स्किन की, तो वहाँ पर उसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे सारे के सारे इंग्रेडिएंट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, उनके यूजेस। उसके बाद में अब हम प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे बनाना है। सो ट्राइचुरेट द कैलामाइन जिंक ऑक्साइड बेंटोनाइड विद अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइट्रेट इन अबाउट 700 ml ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। तो मतलब क्या कि आपको मोटर पेसल के अंदर क्या लेना है, 75 ml। यहाँ पे उन्होंने 700 ml दिया है, तो ये उन्होंने 1000 के हिसाब से दिया। तो आपको जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पे वाटर की, वो वाटर की वैल्यू आपको मोटर पेसल में लेना है। उसके अंदर आपको कैलामाइन डालना है, जिंक ऑक्साइड बेंटोनाइड की क्वांटिटी वे करके, उसके बाद में सोडियम साइट्रेट की क्वांटिटी वे करके उसको अच्छी तरीके से ट्राइचुरेट करना है। ट्राइचुरेट करने के बाद उसमें एडेड द लिक्विड फिनॉल ग्लिसरीन एंड सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 1000 ml। तो जब वो अच्छी तरीके से ट्राइचुरेट वहाँ पर सब हो जाए तो उसके बाद में आपको उसमें लिक्विड फिनॉल ऐड करना है, फिर ग्लिसरीन ऐड करना है, और फिर उसका वॉल्यूम आपको मेकअप करना है 25 ml तक। तो इस तरह से आपको बनाना है आपका लोशन। सिंपल प्रोसीजर है। इसके बाद में इसका कैटेगरी कौन सा है, प्रोटेक्टिव एजेंट। स्टोरेज कंडीशन क्या है इसकी, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर इन अ कूल प्लेस, डू नॉट फ्रीज। आपको उसको वेल क्लोज कंटेनर में रखना है, उसको फ्रीज नहीं करना है। फिर आपको उसकी लेबलिंग करनी है, ऑब्जर्वेशन टेबल, एंड फिर आपको उसका रिजल्ट लिखना है। इसी तरह से जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है आपका वो है शैम्पू। सो इफ़ वी हैव टू प्रिपेयर शैम्पू, so we have to know about shampoo. We have to know about basic knowledge. We have to gain basic knowledge about shampoo. So in that, if we see the introduction of shampoos, so shampoos is a cosmetic preparation useful for cleaning the hair and scalp. So shampoo क्या होती है, कैसी प्रिपरेशन होती है जो हम यूज़ करते हैं एज अ क्लीनिंग फॉर हेयर एंड स्काल्प। इन एडिशन टू क्लींसिंग, the shampoo perform various functions like making the hair more glossy and preventing excessive drying of hair। अब जैसे कि आप लोग इसके बारे में वेल नॉन जानते हो कि अब जैसे आप मार्केट में शैम्पू लेने के लिए जाते हो तो आपको उसमें बहुत सारी वैरायटी के शैम्पू मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एंटी डैंड्रफ शैम्पू, स्मूथनिंग हेयर शैम्पू, फिर हेयर लॉस कंट्रोल शैम्पू, इस तरह से आपको बहुत सारे हेयर स्मूथनिंग शैम्पू, इस तरह से बहुत सारे आपके फ्लेवर मार्केट में अवेलेबल है। तो उसकी क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए आइडियल शैम्पू की, सो कैपेबल ऑफ रिमूविंग ग्रीस, डर्ट एंड स्किन डेब्रिस फ्रॉम द हेयर एंड स्कैल्प। तो उसकी वो कैपेबल होना चाहिए कि भाई वो जो भी डर्ट है, जो भी स्किन के ऊपर डेब्रिस प्रेजेंट है, वो हेयर से और स्कैल्प से निकाल सके। नॉन इरिटेंट होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, और इफेक्टिव इन स्मॉल अमाउंट के अंदर भी क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। प्रोड्यूस सफिशिएंट फोम बोथ इन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर, उसने सफिशिएंट फोम क्रिएट करना चाहिए। उसके बाद में शुड नॉट मेक हैंड रफ एंड चेप्ड। मतलब क्या कि वो रफ नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। शुड बी इजीली रिमूव बाय रिंसिंग विद वाटर। तो वाटर से वॉश करने के बाद वो इजीली वहाँ से रिमूव होना चाहिए। सो फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट के अंदर हम कौन कौन से चीज़ें ऐड करते हैं उसमें, सर्फेक्टेंट्स यानी कि सरफेस एक्टिव एजेंट जो कि स्कैल्प के ऊपर से ग्रीस निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंडीशनिंग एजेंट ताकि हमारे बाल वहाँ पे कंडीशनिंग उनकी हो सके। थिकनिंग एजेंट जो हमारी प्रिपरेशन बनेगी उसको थिकनिंग प्रोवाइड करने के लिए। फिर सॉल्युबलाइजिंग एजेंट जो भी सॉलिड मटेरियल है उसमें अगर एक खादी को हमको अगर उसको डिजॉल्व करना है, उसको सॉल्युबलाइज करना है तो इसलिए। ओपेसिफाइंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये ऑप्शनल है, आप उसमें ऐड कर सकते हो या नहीं भी ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद में लेबलिंग, फिर आपको उसकी लेबलिंग करनी है। डायरेक्शन फॉर यूज़ आपको किस तरह से देने हैं, और यहाँ पे सब दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको उसको सिर्फ पढ़ना है और आपको उस हिसाब से लेबल के अंदर उसको ऐड करना है। सो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 29 के अंदर जो टाइटल है हमारा, जो शैम्पू हम प्रिपेयर करने वाले हैं वो है टू प्रिपेयर, इवैल्यूएट एंड सबमिट 20 ml ऑफ क्लियर शैम्पू। तो आपको आज क्लियर शैम्पू बनाना है जिसके अंदर कंडीशनिंग एजेंट ऐड करना है आपको। तो कंडीशनिंग एजेंट आप क्यों ऐड कर रहे हो, यूज़ इन लुब्रिकेटिंग द हेयर एंड इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द हेयर। तो हेयर के अंदर लुब्रिकेटिंग एजेंट हम ऐड करते हैं किस लिए, ताकि वो कंडीशनिंग हो सके, है ना। आजकल जो होता है वो कंडीशनर अलग से मिलता है और शैम्पू अलग से मिलता है, लेकिन पहले क्या होता था कि जो लुब्रिकेटिंग एजेंट होता था
वही यानी कि जो कंडीशनर होता था वो ऑलरेडी शैम्पू में ऐड होता था, या फिर अभी भी होता है कुछ प्रिपरेशन के अंदर। आपने देखा होगा कि शैम्पू से हेयर को वॉश करने के बाद में आपके जो हेयर से वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो इस तरह से। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें लुब्रिकेटिंग एजेंट होता है जो कि हमारे हेयर जो टेक्सचर है हमारे हेयर का वो इम्प्रूव करता है। सो नेक्स्ट इज सब्सटेंस विच डिक्रीज द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू इमिसिबल सब्सटेंस एंड इन्हांस देयर मिसिबिलिटी। सो सरफेस एक्टिव एजेंट की बात चल रही है यहाँ पे कि जो सरफेस एक्टिव एजेंट है वो क्या क्या करता है? वो डिक्रीज करता है इंटरफेशियल टेंशन किस चीज़ का? बिटवीन टू इमिसिबल सब्सटेंस। हमने अच्छे तरीके से देखा है थ्योरी के अंदर कि सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होते हैं। तो अब जब भी आप शैम्पू अगर आप घर पे यूज़ करोगे तो उसमें इस तरह का इंग्रेडिएंट होगा, देखना आपने उसके इंग्रेडिएंट को पढ़ना, उसमें वहाँ पे लिखे होगा सोडियम लोरेल सल्फेट या फिर दूसरा होता है सोडियम लोरेथ सल्फेट। जैसे दो इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि एज अ सरफेस एक्टिव एजेंट आप यूज़ करते हो, जो कि एक्सपेंसिव थोड़े से अच्छी क्वालिटी के जो शैम्पू होते हैं उसमें हम सोडियम लोरेथ सल्फेट होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम लोरेल सल्फेट। क्यों? क्योंकि सोडियम लोरेल सल्फेट जो है वो ज़्यादा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम लोरेथ सल्फेट, है ना। सो यहाँ पे इंग्रेडिएंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सोडियम लोरेथ सल्फेट, सोडियम साइट्रेट हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथिल सेल्यूलोज, ग्लिसरीन, मिथिल पैराबिन, प्रोपिल पैराबिन, परफ्यूम कलर, प्यूरिफाइड वाटर। तो यहाँ पे उन्होंने जो क्वांटिटी दी है वो 100 के हिसाब से दी है। आपको उसको कैलकुलेट करना है, फैक्टर निकाल के कितना 20 ml के हिसाब से। फिर उसके बाद में हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे कैसी होती है। सो सोडियम लोरेल सल्फेट इज अ सरफेस एक्टिव एजेंट यूज एज अ क्लीनिंग एंड फोमिंग एजेंट। सोडियम साइट्रेट इज, तो सोडियम लोरेट सल्फेट जो है वो क्या है? वो सरफेस एक्टिव एजेंट है जो कि एज अ फॉर्मिंग एजेंट हम उसमें या क्लीनिंग एजेंट जो है वो ऐड करने वाले हैं। और सोडियम साइट्रेट जो है इट इज़ अ विस्कोसिटी मॉडिफायर। क्या है वो? विस्कोसिटी मॉडिफायर। मतलब क्या कि जो स्टिकीनेस या गाढ़ापन जो होता है उस शैम्पू का वो रेगुलेट करता है वो। इसके बाद में ग्लिसरीन इज एडेड टू प्रिवेंट द ड्राइनेस ऑफ फॉर्मेशन एंड अ कंडीशनिंग एजेंट। सो जो ग्लिसरीन है वो हमारा जो प्रिपरेशन है वो ड्राई ना हो इसलिए, और जो हमारी प्रिपरेशन है उसको कंडीशनिंग एज ए कंडीशनिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। और हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथिल सेल्यूलोज यानी कि HPMC के 100 क्यों यूज़ करते हैं हम? एज अ थिकनिंग एजेंट। HPMC के 100 एज अ थिकनिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। फिर हम क्या करना है? सारे इंग्रेडिएंट यूज़ करना है, फिर डिज़ोल्व करना है सोडियम लोरेट सल्फेट को इन 75% ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। तो जितना वाटर हमने यहाँ पे 25 ml के हिसाब से 75% वाटर लेना है हमको प्यूरिफाइड, उसमें आपको सोडियम लोरेट सल्फेट को डिज़ोल्व करना है। उसके बाद वो जो प्रिपरेशन है उसमें आपको क्या करना है? एडेड मिथिल पैराबिन, प्रोपिल पैराबिन एंड ग्लिसरीन टू द अबव प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उसमें आपको मिथिल पैराबिन, प्रोपिल पैराबिन और ग्लिसरीन जो है वो इस प्रिपरेशन में ऐड करना है। उसके बाद में एडेड कलर एंड परफ्यूम टू द प्रिपरेशन। फिर ये सब ऐड करने के बाद में आपको उसमें कलर और परफ्यूम ऐड करना है। और ये सब प्रिपरेशन आप कहाँ में किस चीज़ में बनाते हो? ट्राइचुरेट के अंदर, सॉरी मोटर पेसल के अंदर ट्राइचुरेट करके बनाते हो आप। फिर उसके बाद में इसके अंदर आपको डिस्पर्स करना है क्या? हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथिल सेल्यूलोज इन एन अबव सॉल्यूशन टू कंटिन्यूअस स्टीयरिंग फॉर 20 मिनट्स एट 60 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे जो प्रिपरेशन है इतना बनने के बाद में आपने जो प्रिपरेशन बनाई है आपको उसको वाटर बाथ लेना है, आपको बर्नर इग्नाइट करना, बर्नर को ऑन करना है, उसके ऊपर आपको वाटर बाथ रखना है, उसका टेम्परेचर आपको नोट करना है कितना 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद में आपको 60 डिग्री सेल्सियस के अंदर आपका जो प्रिपरेशन आपने ये ऊपर इतना बनाया है वो रखना है, उसको कंटिन्यू स्टीयरिंग करना है। और कंटिन्यू स्टीयरिंग करते करते आपको उसमें HPMC ऐड करना है और आपको उसको कंटिन्यू स्टर करना है 20 मिनट्स के लिए। और फिर वो जब पूरी तरीके से ऐड हो जाएगा तो आपको प्रिपरेशन को कूल करना है। फिर उसके अंदर उसमें वॉल्यूम डाल के उसको आपको जो उसकी वॉल्यूम है उसको मेकअप करना है। उसके बाद में उसकी कैटेगरी, इस तरह से आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद में उसकी कैटेगरी लिखनी है, उसका स्टोरेज कंडीशन लिखना है और फिर उसके बाद लेबलिंग करनी है उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन की। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन टेबल एंड रिजल्ट। सो ये था आपका एक्सपेरिमेंट कि हाउ टू प्रिपेयर अ शैम्पू। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर अ टूथपेस्ट। सो हेयर पेस्ट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। तो पेस्ट क्या होता है? सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं जो कि हमको एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर एप्लीकेशन करना होता है स्किन की। देखो जितने भी यूजुअली मोस्ट ऑफ जितने भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं। तो तब जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, जैसे कि अभी वाइवा में मैंने बहुत से लोगों से डेफिनेशन पूछा, तो
सभी ने ऐसे आंसर दिए कि सेमी सॉलिड आर द प्रिपरेशन विच आर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। तो ये सब बातें सबको पता है, लेकिन उसका और मतलब अगर हम स्पेसिफिक पेस्ट पूछ रहा हूँ आपसे तो उसमें और क्या स्पेसिफिकेशन है। सो ये देखो यहाँ पर उन्होंने बताया कि द पेस्ट आर जनरली वेरी थिक एंड स्टफ ड्यू टू द हाई सॉलिड कंटेंट, मतलब हाई सॉलिड पार्टिकल होने की वजह से वो ज़्यादा थिक होते हैं इस तरीके से। तो आपसे जब फॉर एग्जांपल अगर वाइवा में आपसे पेस्ट की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो आप भी उसकी फिर यही बोलते हो कि अगर मैंने आपसे पूछा लोशन की डेफिनेशन तो आप बोलोगे कि सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्किन, एक्सटर्नल स्किन। अगर मैंने पेस्ट की डेफिनेशन पूछा तो आप सेम डेफिनेशन का आंसर दोगे। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो उसको लोशन क्यों कहा गया है, इसको पेस्ट क्यों क्या कहा गया है, वो आपको स्पेसिफिक आंसर देते आना चाहिए। अगर आप सिर्फ पहली लाइन बोलते हो तो इसका मतलब क्या कि आप रट्टा मारते हो, स्टडी नहीं करते आप ठीक से। सो दे डू नॉट मेल्ट एन ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड दस फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर द एरिया वेयर दे आर अप्लाइड। सो ये जो पेस्ट होते हैं ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट नहीं होते और प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर्म करते हैं जहाँ पर हम उसको अप्लाई करते हैं। सो टूथपेस्ट इज़ अ डेंटिफ्राइसिस यूज्ड इन क्लीनिंग द सर्फेस ऑफ द टीथ। इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ फूड पार्टिकल्स, रिडक्शन ऑफ सुपरफिशियल प्लाक एंड टीथ स्टेन्स, पॉलिशिंग द टीथ सर्फेस एंड फ्रेशनिंग माउथ ब्रेथ। तो जो पेस्ट होता है टूथपेस्ट वो हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो फूड पार्टिकल्स जो हमारे टीथ में रह जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए, ये रिडक्शन ऑफ सुपरफिशियल जो प्लाक जो हमारे टीथ के ऊपर जम जाता है, जो स्टेन्स होती है उसको पॉलिश करने के लिए, और एज अ रिफ्रेशिंग ब्रेथ हमको मिले, इसलिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। सो क्वालिटी ऑफ डेंटिफ्राइसिस कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी इकोनॉमिकल, नॉन टॉक्सिक, स्वीटनिंग एंड फ्लेवर्ड। अभी स्वीटनिंग यानी कि स्वीट होना उसका बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल उसका कड़वा टेस्ट रहा तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो, है ना। सो सफिशिएंट इन रिमूविंग फूड सब्सटेंस, प्लाक एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। तो इसमें से ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जितने भी प्लाक्स है जो फूड पार्टिकल्स है उसको रिमूव कर सके। सो फॉर्मुलेशन एक्सीपिएंट्स के अंदर हम क्या क्या ऐड करते हैं, एब्रेसिव्स, बाइंडर्स, डिटर्जेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, हिमैक्टेंट्स, प्रिजर्वेटिव एंड स्वीटनिंग एजेंट, एंड लेवलिंग फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड रिप्लेस द कैप आफ्टर यूज। इस तरह के आपको लेबल उसमें देने हैं। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 30 के अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर 20 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट। सो सबसे पहले जो एब्रेसिव्स है, एब्रेसिव्स इसको बोलते हैं। सो एब्रेसिव्स आर यूज्ड टू रिमूव डेब्रिस एंड रेसिड्यूज स्टेन फ्रॉम द टीथ सरफेस विदाउट डैमेजिंग देम। यानी कि एब्रेसिव्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि टीथ के ऊपर से डेब्रिस या जो भी गंदगी या फिर जो भी स्टेन्स वहाँ पर होते हैं उसको रिमूव करते हैं विदाउट हार्मिंग टू टीथ, यानी कि टीथ को किसी तरह का नुकसान पहुँचाए बगैर वो क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। द क्लींसिंग पावर ऑफ द एब्रेसिव डिपेंड्स अपॉन द साइज, शेप, हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। सो कितना अमाउंट, कितनी साइज़, कितना शेप जो है उसकी उस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितना एब्रेसिव उसमें ऐड कर रहे हैं। उसके बाद में हिमैक्टेंट्स। सो हिमैक्टेंट्स क्या होते हैं, हिमैक्टेंट्स आर सब्सटेंस यूज्ड टू रिटेन वाटर इन द प्रिपरेशन एंड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइनेस। यानी कि जो प्रिपरेशन होती है उसके अंदर उसको ड्राई होने से बचाने के लिए जो चीज़ हम उसमें ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टूथपेस्ट को रूम टेम्परेचर के ऊपर एक दिन के लिए रख दिया निकाल कर, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है। तो हिमैक्टेंट्स हम क्यों ऐड करते हैं उसमें, ताकि वो प्रिपरेशन जो है वो वेट रहे और उसमें वाटर जो है वो रिटेन रहे, इसलिए। सो इसी तरह से जो फॉर्मुलेशन टेबल है इसमें यहाँ पे इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं, लाइक डाई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ग्लिसरीन, गम ट्रागाकान, सैक्रिन, सोडियम लोरेट सल्फेट, अगेन सोडियम लोरेट सल्फेट, सरफेस एक्टिव एजेंट ऐड करेगा यहाँ पे ये, और प्यूरिफाइड वाटर। तो आपको 20 के हिसाब से फिर उसको क्या करना है, फैक्टर निकाल के उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद में स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो करना है। फिर आपने जितनी भी आपको वेट मिले उसके बाद में वेट ऑल पाउडर इंग्रेडिएंट, आपको सारे के सारे इंग्रेडिएंट को क्या करना है, वेट करना है। ट्राइचुरेट ऑल द पाउडर इंग्रेडिएंट इन मोटर पेसल फॉर साइड रिडक्शन एंड यूनिफॉर्म मिक्सिंग। जैसे कि हमारे चैप्टर में भी थ्योरी के पार्ट में शुरू है कि हमको प्रिपरेशन बनाते टाइम साइज रिडक्शन क्यों ज़रूरी है। अब आप इमेजिन करो कि अगर आप टूथ पाउडर बना रहे हो और उनकी साइज़ सिमिलर नहीं रही, अगर आपने ऐसे पाउडर लिया हाथ में और इसे आप देख रहे हो कि किसी की साइज़ जैसे बड़ी है, कोई पार्टिकल्स जैसे छोटे हैं, यूनिफॉर्मली साइज़ नहीं है वहाँ पर, तो कैसा फील होगा आपको। तो इसलिए ये ज़रूरी है। और ठीक है आपका फील होना जाने दो,
लेकिन जब हम उसको अप्लाई करते हैं टीथ के ऊपर तो उसकी साइज़ यूनिफॉर्म ना होने की वजह से ठीक से क्लीनिंग होगी क्या वहाँ पे? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर वो बड़ी साइज़ उसकी अगर कोर्स पार्टिकल रहे तो वो हमारे डेलिकेट जो स्ट्रक्चर होते हैं यानी कि अंदर तक जा सकते हैं क्या वो पार्टिकल्स? नहीं। और अंदर तक नहीं गए अगर हमारे टीथ के जो गैप्स होते हैं वहाँ पर तो फिर वो ठीक से क्लीन कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए इनका फाइन होना और यूनिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमको क्या करना है, सारे इंग्रेडिएंट को पहले ट्राइचुरेट करना है मॉर्टर पेसल के अंदर उनकी साइज रिडक्शन और यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए। फिर देन एडेड मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर विद कंटिन्यूस ट्राइचुरेशन अंटिल अ स्मूथ पेस्ट इज फॉर्म। सो अब वो जो पाउडर, सबसे पहले हमको क्या करना है, जितने भी पाउडर इंग्रेडिएंट है इसमें सारे के सारे लेके हमको उसको अच्छी तरीके से पाउडर करना है। और सारे इंग्रेडिएंट पाउडर करने के बाद जो लिक्विड प्रिपरेशन है लाइक ग्लिसरीन और वाटर, फिर हमको ऐड करना है कब? कंटिन्यूस ट्राइचुरेशन ऐसे आपको करना है, रुकना नहीं है ज़रा सा भी। और कंटिन्यूस ट्राइचुरेशन के बेसिस पे आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा ग्लिसरीन और वाटर ऐड करना है अंटिल कब तक के आपका एक स्मूथ पेस्ट फॉर्म नहीं होता वहाँ पर। तो फिर वो जो है वो जो पेस्ट बनेगा, अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से पेस्ट बनता है। यानी कि आप ऐसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो टूथ पाउडर होता है अगर हम उसमें ग्लिसरीन और वाटर ऐड करके उसको कंटिन्यूस ट्राइचुरेट करते हैं तो उसका टूथपेस्ट बन सकता है ना। तो इस तरह से ये प्रिपरेशन है। उसके बाद में क्या है कैटेगरीज की? टूथपेस्ट स्टोरेज रिप्लेस कैप टाइटली आफ्टर यूज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। इस तरह से आपको उसका स्टोरेज रखना है। फिर उसके बाद में लेबलिंग करनी है आपको, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल और फिर रिजल्ट लिखना है। सो here we end 3 experiment, that is 28, 29 and 30. In the next practical we will see hair grooming gel. Thank you.